हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू ड्रीम 247। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड दो थियरीज देखे। तो वो दो थियरीज़ के अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूँगा। और अब ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड चार थियरीज़ थे, हम लोग को चार थियरीज़ पढ़ने थे। तो उसमें से दो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर दे, और जो बचे हुए दो थियरीज़ जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बताती है, ऐसे और दो थियरीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले, जो कि है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस और रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये चारों जो हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ने वाले वो कंप्लीट अजम्पशंस बेस्ड पे, अलग अलग जो साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, जियोलॉजिस्ट आए और उनके अजम्पशंस के हिसाब से वो लोग ने बताया कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम जो है अपना, वो कैसे हुआ रहेगा। ये कंप्लीट अजम्पशंस बेस्ड पे, और ये अजम्पशंस बेस्ड जो अजम्पशंस पे ही इनकी थियरीज बेस्ड है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज किसने की है? एस्ट्रोनॉमर फॉरेस्ट आर मोल्टन और जियोलॉजिस्ट थॉमस सी चैम्बरलिन। तो ये दो लोगों ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस प्रपोज की है, जो कि अपने ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बताता है। नेबुलर हाइपोथेसिस थियरी जो लैप्लेस ने दी थी उसका रिप्लेसमेंट है। तो इसमें वो लोग ये दोनों ने अपने थियरी में क्या बताया है? तो ये दोनों ने बताया कि अपने जो यूनिवर्स में है, तो यूनिवर्स में पहले से ही एक प्रोटोसन और एक स्टार, जो कंपेनियन स्टार या फिर इंट्रूडिंग स्टार भी बोल सकते हैं इसे, तो ये यूनिवर्स में पहले से प्रेजेंट थे, एक सन, प्रोटोसन और कंपेनियन स्टार। तो जो कंपेनियन स्टार है वो अचानक एक दिन सन के एकदम नज़दीक से गुजरा, और जो नज़दीक के गुजरने की वजह से जो वो स्टार का जो ग्रेविटेशनल पुल था, वो ग्रेविटेशनल पुल के वजह से जो सन में था एक टाइडल बल्ज आया, और वो टाइडल बल्ज जो मटेरियल्स को गैदर करके ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचने लगा। और ये बल्ज के साथ जो पार्टिकल्स थे वो बल्ज से निकले हुए, तो पार्टिकल्स स्टार के पीछे पीछे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चले जाने लगे, और ये एक सिगार शेप में बन गया था। तो जो पार्टिकल्स मूव हुए उनमें से कुछ पार्टिकल्स तो वापस पीछे चले गए, और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो अपने ऑर्बिट में फिर रिवॉल्व होने लग गए। और वो जो वेरियस साइज के पार्टिकल्स थे उन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया, जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग गए। और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे कंडेंस हो गए, और वो कंडेंस होकर एक दूसरे पे कोलाइड करके वो लोग ने प्लैनेट्स में फॉर्म हो गए। और कुछ ने प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स फॉर्म कर लिया। तो कुछ जो मटेरियल्स थे वो सिंपली एज इट इज़ रह गए, और वो अभी हम लोग एज ए एस्ट्रॉयड और एज ए डेब्रिस की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए, पहले जैसे हम लोग ने पढ़ा पहले पॉइंट में कि प्रोपोज्ड बाय F.R. मोल्टन, और वो कौन थे? F.R. मोल्टन कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे, और जियोलॉजिस्ट थॉमस सी चैम्बरलिन। तो रिप्लेसमेंट, ये जो थियरी थी वो रिप्लेसमेंट ऑफ लैप्लेशियन वर्जन था ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस जो बेस्ड थी वो कम्प्लीटली दो हेवनली बॉडीज़ पे बेस्ड थी, जो था प्रोटोसन और उसका कंपेनियन स्टार, और इसे इंट्रूडिंग स्टार ऐसा भी बोला गया है। तो आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि कहा गया है कि ये जो कंपेनियन स्टार है वो अचानक क्लोज इनफ, मतलब सन के नज़दीक से पास हुआ, और ये नज़दीक के पास होने की वजह से सन में एक टाइडल बल्ज आ गया। तो टाइडल बल्ज मतलब सन कुछ ऐसा हो गया, इसमें बल्ज आ गया था। जो स्टार था वो इसके नज़दीक से गुजरने की वजह से सन में बल्ज आ गया था। तो ये पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं, ये जो स्टार है ये यहाँ से ये यहाँ से पास हुआ। तो ये यहाँ से पास होने की वजह से जो यहाँ पे बल्ज आया पार्टिकल्स का, तो ये जो बल्ज में पार्टिकल्स आए थे वो धीरे धीरे डिटैच होने लग गए थे इसमें से, और डिटैच होके ये स्टार के पीछे पीछे जाने लगे। क्यों? क्योंकि स्टार में ग्रेविटेशनल पुल था, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पार्टिकल्स स्टार के साथ जाने लग गए उसके पीछे पीछे। तो जो कुछ पार्टिकल्स थे वो वापस पीछे चले गए, और कुछ पार्टिकल्स धीरे धीरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग गए सन के। तो ये
पार्टिकल छोटे, जो साइज़ में छोटे थे, बड़े थे कुछ, तो इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो देखिए यहाँ पे, तो ये पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटैच हो गए फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द प्रोटोसन। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल है फॉलन बैक, पार्ट ऑफ इट वुड रिमेन इन द ऑर्बिट। तो ये जो मैंने समझाया। और तो आगे देखिए, तो कुछ जो ऑर्बिटिंग पार्टिकल्स थे, मटेरियल्स थे, तो वो धीरे धीरे कूल होने लगे और कंडेंस होने लगे और एक छोटे छोटे बॉडीज़ बनने लगे। और वो छोटे छोटे बॉडीज़ जो थे वो प्लैनेटेसिमल्स कहा गया उन्हें। जो छोटे छोटे, जो साइज़ में छोटे थे, बड़े थे, कूल और कंडेंस होने की वजह से वो प्लैनेटेसिमल्स उन्हें कहा गया। तो ये सिंपल। तो ये दिस थियरी दैट एज दिस ऑब्जेक्ट्स कोलाइडेड ओवर टाइम द प्लैनेट्स एंड द मून्स वर बिल्ड अप विद कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स बीइंग लेफ्ट ओवर डेब्रिस। तो ये वही जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो इसमें भी एक क्रिटिसिज्म थी कि ये जो पार्टिकल्स जो बाहर आए, तो वो पार्टिकल्स 9 प्लैनेट्स में ही फॉर्म क्यों हुए, उससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो ये अभी भी, जैसे पिछले भी थियरी में हम लोग ने देखा था कि कुछ रिंग 9 रिंग्स ही फॉर्म हुए, तो 9 रिंग्स क्यों फॉर्म हुए ये भी वो बता नहीं पाए। सिंपली यहाँ भी ये जो पार्टिकल्स कोलाइड हो गए, फिर उन लोगों ने प्लैनेट्स फॉर्म किए और 9 प्लैनेट्स ही फॉर्म हुए। तो ये 9 ही प्लैनेट्स क्यों फॉर्म हुए, ज़्यादा क्यों नहीं। तो ये थियरी नहीं बता पाई। और अब जाते हैं अगले थियरी के पास। तो अगली थियरी है रिवाइज नेबुलर थियरी। तो रिवाइज नेबुलर थियरी किसने दी है, तो ये थे ओटो स्मिट, तो ये रशिया से थे, और कार्ल वाइज़ेस्कर जर्मनी से। तो ये दोनों ने मिलकर नेबुलर हाइपोथेसिस, जो नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लास ने दी थी, उसे रिवाइज़ किया कुछ। तो ये इनकी थियरी से हमें क्या पता चलता है कि वो लोग ने अज्यूम किया कि एक सन था, और सन जो था बीच में, और इसके जो सराउंडिंग में कंप्लीट एक नेबुला था, हॉट गैसेस, सन के अराउंड हॉट नेबुला गैस था। हॉट नेबुला गैस जिसमें क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट था। और हाइड्रोजन और हीलियम के साथ क्या प्रेजेंट था, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो ये जो पार्टिकल्स थे, तो इनमें फ्रिक्शन और कोलिजन होने लग गया, जिसकी वजह से एक डिस्क शेप्ड क्लाउड फॉर्म हो गया। और ये डिस्क शेप्ड क्लाउड में प्लैनेट्स फिर फॉर्म होने लगे। क्यों, कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। और हम लोग ने नेबुलर हाइपोथेसिस में भी पढ़ा था ये सब, और पिछले थियरीज में भी पढ़ा था कैसे कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से हीटअप होने लगता है क्लाउड्स, फिर वो रोटेशनल स्पीड उसका बढ़ता है। या पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देख लेना। पिछले वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना और ये पढ़ लेना। तो सिंपली यहाँ बताया वो लोग ने कि जब वो पार्टिकल्स कोलाइड होने लग गए और फ्रिक्शन की वजह से, तो वहाँ डिस्क फॉर्म हो गई क्लाउड की। सिंपली हम नीचे देख सकते, तो ऐसी कुछ डिस्क फॉर्म हो गई, और सिंपली इसकी वजह से प्लैनेट्स फॉर्म हो गए एक्रीशन की वजह से। प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो एक्रीशन क्या है, जैसे प्लैनेट्स, अभी एक छोटा पार्टिकल है, उसके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स कोलाइड होने लग जाते, और कोलाइड होने की वजह से एक प्लैनेट फॉर्म हो गया। प्लैनेट एडिशनल लेयर्स उस पर बैठ गए बराबर, दूसरे मतलब पार्टिकल्स आके उसमें कोलाइड होने लग गए। तो कोलिजन की वजह से एक बड़ा प्लैनेट फॉर्म हो गया। तो बड़ा प्लैनेट, पहले तो छोटा पार्टिकल था, तो उस पर कोलिजन की वजह से एडिशनल लेयर्स आ गए, तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्रीशन। तो सिंपली यहाँ भी दिया है, ग्रोथ और इंक्रीज बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर्स ऑफ मैटर्स। सिंपली दूसरे पार्टिकल्स आके उसमें एक्यूमुलेट होने लगे, और वो एक बड़ा पार्टिकल बन गया, एक बड़ा प्लैनेट में फॉर्म हो गया वो सिंपली। तो ये दोनों थियरी हम लोग ने आज पढ़े। तो आगे की थियरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में रहेगी, जो कि है बिग बैंग, फेमस थियरी है। तो वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे के जो आने वाले वीडियोस रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हाँ, और कुछ इसमें मैंने गलत बताया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। और आपको अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई पक्का करूँगा। थैंक यू।